डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज, आप सभी का प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है ना। आप सभी को तो पता चल ही चुका है विद्यार्थियों कि एसएससी ने अपना डेट दे दिया है। ऐसे क्रम में आप लोग को चाहिए कि घर पर भी हैं कोविड-19 की वजह से, तो घर पर रहते हुए भी आप अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना। इस क्रम में अभी नज़दीकी एग्जामिनेशन एलडीसी था और स्टेनोग्राफर था, इसके अलावा सीजीएल का मेन भी होगा, सीपीओ का मेन भी होगा। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने एक सेट प्रोवाइड किया जो 2016 का संभवतः पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग डील करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको पूरा बना लिए होंगे। पहले आप इसका आंसर मिला लें, है ना, फिर पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का ए, चौथा का सी, पाँचवा का बी, छठा का बी, सातवां का बी, आठवां का सी, नौवां का बी, 10वां का ए, 11 का ए, 12 का डी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का डी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का सी, 19 का सी, 20 का ए, 21 का ए, 22 का डी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का बी, 26 का सी, 27 का बी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का ए, 31 का सी, 32 का बी, 33 का ए, 34 का बी, 35 का ए, 36 का बी, 37 का ए, 38 का बी, 39 का बी, 40 का डी, 41 का सी, 42 का बी, 43 का ए, 44 का डी, 45 का सी, 46 का ए, 47 का बी, 48 का सी, 49 का डी, 50 का ए, 51 का ए, 52 का बी, 53 का ए, 54 का सी, 55 का ए, 56 का ए, 57 का डी, 58 का ए, 59 का डी, 60 का ए, 61 का डी, 62 का ए, 63 का बी, 64 का ए, 65 का बी, 66 का सी, 67 का डी, 68 का बी, 69 का ए, 70 का सी, 71 का डी, 72 का ए, 73 का बी, 74 का बी, 75 का सी, 76 का बी, 77 का ए, 78 का सी, 79 का डी, 80 का, इसमें नहीं दिया है, हम लोग चेकआउट कर लेंगे, है ना। 81 का बी, 82 का ए, 83 का सी, 84 का डी, 85 का ए, 86 का बी, 87 का सी, 88 का डी, 89 का ए, 90 का ए, 91 का सी, 92 का ए, 93 का डी, 94 का बी, 95 का ए, 96 का सी, 97 का सी, 98 का ए, 99 का बी, 100 का बी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर तो हम लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों का अच्छा ही मार्क्स आया होगा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इजी है, वर्ड भी इजी है इसके, इस वजह से हमको लगता है कि आप लोग को आसान लगा होगा, क्या है ना बाबू। आप लोग देखें तो इसको, क्या पहला हम देखिएगा 1 से 10 में कॉमन एरर दिया गया है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। जैसे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिया, इट हैज़ बिकमिंग कर दिया, यहीं पर गलती दिख रही है, हैज़ के बाद हमेशा भी3 होता है, क्लियर। तो इस हिसाब से ये नंबर गलती हो गया। उसी तरह देखिए एरेज इज इम्पॉर्टेंट, सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है तो इसको हैज़ बीन चाहिए, तो हैज़ बीन तो स्टार्टिंग में नहीं मिला। वैसे कंडीशन में यदि हम पूरा इसका सेंस नहीं भी समझते हैं तो सिर्फ हमको ये समझना चाहिए कि सिंस का यूज चूँकि के सेंस में किया गया है ना। तो आप या तो बिकॉज यूज करें या फिर सिंस को स्टार्टिंग में आपको यूज करना चाहिए था। इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर गलत है। अगला बी आर कमिटेड, कमिटेड हमेशा टू लेता है बाबू, किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना, है ना। अगला मोस्ट ऑफ अस हैव डिजायर टू क्रिएट वेल्थ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, इन टाइम लिखा गया है ना, सबसे कम समय में, क्या। अगला कहता है इंटरव्यूइंग वाई दिस प्रॉब्लम आई बिगेन सर्चिंग फॉर होता है, याद है ना, सर्चिंग फॉर होता है मतलब तलाश करना, है ना। अगला है देयर इज समथिंग स्टोर्ड इन फॉर, देखिए स्टोर्ड इन फॉर, देयर इज समथिंग इन स्टोर, है ना बाबू, क्लियर। तो 6 नंबर का देखिए आपका बी नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ें, 7 नंबर देखिएगा, वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंसेस टू एविडेंसेज, इन प्लस V1 नहीं लग सकते हैं, इन प्लस V4 लिखना होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है, तो ट्राइंग होगा बाबू, बी नंबर आंसर गलत है। वी होप डिवोटी विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट, गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट होना चाहिए, आध्यात्मिक लाभ, है ना। कहता है मैं आशा करता हूँ कि जितने भी समर्पण भाव दिखाने वाले लोग हैं वो इवेंट में इस समारोह में शामिल होंगे और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे, क्या। अगला कहता है उसको आप देख लेते तो और भी गलतियां थी, उधर विल से चला था तो इसको विल गेट करना चाहिए था क्योंकि एंड के बाद वो भी होना चाहिए था। इस हिसाब से आपका डी नंबर आंसर सही है, गलत है। सॉरी, लॉट ऑफ एफर्ट्स में फील होना चाहिए था, फेल कर दिया क्योंकि मे के बाद V1 लिखते हैं आप। अगला ट्रैवल ब्लॉगिंग्स इज हार्डली वर्क्स लिखा है, तो हार्डली आप करते हैं तो वर्क्स को लेकर चलिए, V5 होना चाहिए, है ना, और इज को हटा दीजिए। अगला देखते हैं बाबू, यहाँ पर दिया गया है इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ देखिएगा इम्प्रूवमेंट में पहला एम्फेटिक सेंटेंस को लेकर था, तो वैसे कंडीशन में आते हैं तो यहाँ देखिए योर हस्बैंड डिसलाइक योर सेंसेस फैशन,
तो फैशन वहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सेंटेंस को आगे जोरदार तरीके से बोलने के लिए क्या करना होगा, निगेटिव सेंस लेना होगा, तो डज नॉट ही लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। अगला, माई डॉटर इज़ एज टॉल एज, उतनी ही लंबी है, और मे भी हो सकती है कि मेरे बेटे से ज़्यादा लंबी हो। इस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, वो सही है। ये सेंटेंस हमको गलती नहीं लगा, आपको भी गलती नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री के बारे में जानकारी हासिल किए हुए हैं। पॉजिटिव डिग्री एज टॉल एज लेता है, एज लेता है क्या। अगला कहता है दिस पेंटर इज़ मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल पेंटर इन आवर टीम, है ना, पूरे टीम में जो हमारे पेंटर हैं उन सभी में, ठीक है, सबसे अच्छा वाला है, यानी बी नंबर होगा। क्लियर। अगला, सिंस 1975, यहाँ पर आपने टाइमिंग को दिखाने के लिए इसका यूज किया था, इसी वजह से देयर के बाद आप बाद में लगा के हैव बीन लगाएंगे। क्लियर है ना। अगला, जॉयस कुड नॉट हेल्प है, इस तरह की कंडीशन में हमेशा पार्टिसिपल यानी V4 का यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये पहले से V4 दिया हुआ, तो इस सेंटेंस में इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगला, आई मेट अ जेंटलमैन, आई इसी देखिएगा उसी के बारे में हम सोच रहे थे, तो वहाँ कंडीशन प्रोनाउन का आया, और जो प्रोनाउन हुआ वो हु हुआ, लेकिन हु के जो हम लोग बिलीव किए हुआ, आई बिलीव टू बी, ए नहीं होना चाहिए ना, एक्टर है ना, तो एन होना चाहिए। देख लें, छोटी सी गलती थी, ध्यान में नहीं जाएगी। ए नंबर होगा, है ना। लॉन्ग आफ्टर यू आर, देखिएगा यू आर डन टॉकिंग होगा, यू आर डन टॉकिंग, ये सेंटेंस पैसिव मोड में है ना। लॉन्ग आफ्टर यू आर डन टॉकिंग मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। क्लियर है ना बाबू। अगला बढ़ें। अगला कहता है द फॉरेन मिनिस्टर सेड डैट, अब यहाँ देखिए सेंटेंस पैसिव में चला गया, सॉरी नरेशन का है, अब पास्ट में चला गया, तो पूरा सेंटेंस को होना चाहिए था पास्ट में। इस हिसाब से ये नंबर होल्ड द की होना चाहिए, यहाँ से आंसर सी दिया था, गलत है। अगला कहता है दोज दिवाली कैसे होगा जी, सिंगुलर है ना, तो दैट दिवाली होना चाहिए, क्योंकि आगे आपने बाज का यूज किया है, याद है ना। दैट का यूज, दोज का यूज हमेशा पास्ट में होता है। क्लियर। अगला, रमन एज वेल एज अमर, रमन एज वेल एज अमर, एज वेल एज क्या कहता है बाबू, कि मेरे आगे वाले जो सब्जेक्ट होंगे उसी के हिसाब से मेरा आगे का हेल्पिंग वर्ब होगा। इस हिसाब से रमन है जो सिंगुलर है, तो आर इज होना चाहिए था, आर लिखा गया, गलत है। अगला देखिए फिलर से बाबू याद करिए, येस फाइल, एवरीथिंग वाज फेल अरेंज, पॉजिटिव सेंस में है ना, तो एवरीथिंग वाज होना चाहिए था, है ना। अगला कहता है वन मस्ट बी अटेंटिव, वन है जो अपने लिए पोसेसिव के तौर पर वंस का यूज करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के प्रति सावधान होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वंस होना चाहिए, है ना। अगला देखिएगा यहाँ पर जो हमारे सामने आया है वो कहता है डीड डैश हेल्प अंकिता, माने यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि किसी ने एनीबडी ना, किसी ने हेल्प किया अंकिता का, तो एनीबडी का सेंस आ गया बाबू। अगला, वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप होता है, गिवन अप ने त्यागना, है ना, माने हम ही में से किसी एक व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी को त्याग दिया है, झूठ के पीछे भाग रहा है, गिव अप मतलब होता है त्यागना। अगला, ही सा डैश ओल्ड लेडी, ये देखिएगा ये लिटिल ओल्ड लेडी होना चाहिए, ये लिटिल क्योंकि एंड का यहाँ पर दिया नहीं है, तो थोड़ी सी बूढ़ी बात हो रहा है, यानी थोड़ी सी बूढ़ी, और लिटिल की वजह से हमको ये लगाना पड़ा। क्लियर है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, ए लगेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा हमारे सामने आया है एक माने दर्द, देखते हैं ना जी, हेडेक जो होता है दुख, है ना, हेडेक, HEAD हेड, और ACH हेक माने दर्द, तो दुख दर्द हुआ ना जी, कंफर्ट माने आराम, ईज माने आसानी से, सफरिंग माने ग्रसित होना, रिलीफ माने आराम, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसका क्या खोजना होगा, उल्टा खोजना है कि सीधा खोजना है जी, उल्टा खोजना है, तो सब में आराम था, यहाँ सफरिंग माने ग्रसित होना, दुखी होना, यानी ये सी नंबर है जो इसका आंसर है। एडोर माने क्या होता है जी, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। तो देखिएगा हेट माने नफरत, एडमायर माने प्रशंसा, एवर्जन दुश्मनी, डिसलाइक माने नफरत, है ना। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर सही हुआ, प्रशंसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 28 नंबर देखिएगा, एरियल उठा हुआ, उभरा हुआ, तो ग्राउंड माने जमीनी, एलिवेटेड माने उठा हुआ, इस हिसाब से बी नंबर आपका आंसर हुआ। सेटल माने स्थापित, लेवल माने बराबर का। अगला देखिएगा 29 नंबर, एगोनी माने होता है तंग करना, टॉर्चर करना, है ना। तो ये क्या, ये नंबर तो आएंगे बाबू। सक्सेस माने सफलता, हैप्पीनेस माने खुशी, सॉडनेस माने क्या होता है, शांति। अगला ब्लेज मतलब होता है चमकना, टिमटिमाना। क्लियर है ना बाबू। ट्विंकलिंग करना, ग्लो करना, ये आपका साइन हो गया। काम माने शांति,
अगला देख लीजिएगा, अगला है अनकॉन्शसनेस। अनकॉन्शसनेस मतलब क्या होता है बाबू? असावधान होना। अगला देखिएगा ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठ होना। तो कर्तव्यनिष्ठ का उल्टा क्या हो गया? ये उल्टा वाला है बाबू, अपोजिट वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए उल्टा क्या करिएगा, कोई ड्यूटी करता है तो ड्यूटी के प्रति वो अपना आभारी नहीं है, इरेस्पॉन्सिबल है ना। तो कर्तव्य विमुख, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। कमीशन माने आयोग होता है, ऑब्लिगेशन माने आभार होता है, रोल माने अपना भूमिका होता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट माने जरूरी, केवल माने विचारणीय, इंसिग्निफिकेंट माने जिसका उपयोग ना हो, जरूरी ना हो, नेसेसरी माने जरूरी, प्रीमिनरी माने जरूरी। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर सही है ना। अगला देखिएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है आसानी से बढ़ना, है ना। तो स्टम्बल माने होता है झुक जाना, गिर जाना, है ना। फ्लोट माने तैरना, स्लाइड माने होता है फिसल जाना, स्कर्ट माने होता है बह जाना। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर, ए नंबर आंसर सही हुआ। अगला होल्ड माने जकड़ लेना, क्लच माने भी जकड़ लेना होता है, रिलीज माने छोड़ देना होता है, क्लच माने जकड़ लेना, बाइंड माने बांध लेना। इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर सही है 34 का। क्लियर है ना बाबू। 35 का देखिएगा, 35 का देखते हैं, 35 का देखते हैं। डिसमेंटल माने तितर बितर करना, तितर बितर करना। तो तितर बितर किए हैं तो बनाइएगा ना, हैं। जैसे उसी तरह डेसिमेट मतलब ही होता है तोड़ फोड़ करना, तितर बितर करना। टीयर डाउन मतलब तितर बितर करना। डिसेसेबल माने हटा देना, खोल देना, है ना। तो इस हिसाब से आपका ए नंबर बनाना सही हो गया। क्लियर है ना बाबू। आगे देखिएगा, हमारा आया है आइडियम्स एंड फ्रेज। ब्रेक डाउन माने होता है पतन हो जाना। पतन होना मतलब समझते हैं ना, जैसे पुराने राजा महाराजा जो हुए वो धीरे धीरे, जैसे मुगलों का पतन हुआ, फॉलिंग हुआ उनका। तो इस हिसाब से बी नंबर इसका आंसर है। लैंड वंस ईयर, ठीक है ना। सावधानी पूर्वक सुनना, टू लिसन अटेंटिवली, एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहा है। अगला बैंक ऑन समथिंग। बैंक ऑन समथिंग मतलब होता है किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, रिलायंस करना। रिलायंस करना मतलब होता है विश्वास करना, टू रिलाई ऑन समथिंग। क्लियर है ना। अगला कहता है मेकअप वंस माइंड, अपने दिमाग को दम एक जगह निर्णित कर लीजिए, एकदम निर्णय करना है, ये करना है। तो ये क्या होगा? टू डिसाइड समथिंग, यानी 39 का बी नंबर ऑप्शन होगा, है ना बाबू। अगला देखिएगा 40 में देखिएगा कैच ऑन। 40 में दिया गया है कैच ऑन। कैच ऑन मतलब होता है फेमस हो जाना, है ना, सबका प्रशंसनीय हो जाना, है ना। तो इस हिसाब से टू बिकम पॉपुलर सही हो जाएगा बाबू। आगे देखते हैं सेंटेंसर में, तो आप तो पहले से ही जानते बाबू। देखिए यहाँ जैसे 41 क्वेश्चन नंबर में है, कहता है पीपल हु लुक। अब लुक है तो अपने साथ वो प्रेपोजिशन मांगेगा, लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। यानी हमारा सेंटेंस का जो स्टार्टर होगा वो क्यों होगा। क्या होगा बाबू? क्यों होगा। क्यों होगा तो उसके हिसाब से आप बात कर लीजिए कि क्यों होगा तो क्या होगा। क्यों होगा तो हमारे सामने सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट आगे, आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला बायोलॉजिस्ट आर ऑफेन। बायोलॉजिस्ट आर ऑफेन, इस हिसाब से हम जब डायरेक्ट पहुंचते हैं एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग, ठीक है, टॉकिंग। अब क्या बतियाता है? तो ये रिजिडली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक भी अपने साथ क्या मांगेगा? अप्रोच मांगेगा, मैंने जिसमें निर्णयित किया गया बात हो। तो पी के बाद देखिएगा क्यू का कम्बिनेशन है और आर इज स्टार्टर है, बी नंबर ऑफ ऑप्शन है। क्लियर है ना बाबू। आगे बढ़ें। अगला कहता है द इंडिया वी इनहेरिटेड, ठीक है, द इंडिया वी इनहेरिटेड। यहाँ पर बट द वन, यहाँ देखिएगा बट द का क्यू नंबर सेंटेंस को देखिए। बट द वन अपने साथ आगे कोई ऐसा पोर्शन में आएगा, वन चिल्ड्रेन आप नहीं बोल सकते हैं, है ना। और वन से सेंटेंस ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, यानी क्यू के बाद पी का कम्बिनेशन और ऑब्वियसली जाएगा, है ना। तो द इंडिया वी इनहेरिटेड वाज वंडरफुल, मैंने जहाँ पर हम भारत, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, क्या होता है वो बहुत ही सुंदर था। बट द वन दैट वी हैव विकेटेड आवर चिल्ड्रेन इज डिग्रेडेड इन एवरी डे, लेकिन हम लोग के जो बच्चे हैं दिन पर दिन बर्बाद होते जा रहे हैं। यानी ये देख लीजिए क्यू पी आर आपका कॉम्बिनेशन है। अगला गेटिंग डिफेंसिव अबाउट, डिफेंसिव अपने साथ अबाउट लिया, तो यानी पी के बाद देयर इज नो पॉइंट, देयर इज के बाद आप निगेटिव टर्म लगा सकते हैं। अबाउट देयर इज गेटिंग डिफेंसिव कर सकते थे, लेकिन फिर नो पॉइंट के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको आर के पास जाना होगा। तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है, और नो पॉइंट के बाद गेटिंग डिफेंसिव अबाउट, किसी चीज़ के प्रति बचाव की मुद्रा में होना। तो डिफेंसिव अबाउट हो गया,
यानी क्यू नंबर आपका हो गया बाबू, क्लियर है ना। यानी इस हिसाब से हमका आर पी क्यू हमारा कॉम्बिनेशन मिलके सामने आया है। आगे बढ़ते हैं बाबू। द रिफॉर्मर मस्ट नो, कहता है सुधारकों को दम जरूरी से जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, सवाल उठता है ना बाबू। नो डैट, क्लियर है ना, नो डैट व्हाट मूव्स। तो इस हिसाब से आप देखिएगा क्यू है जो आपका स्टार्टर है, तो यानी बी और डी नंबर तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास या तो क्यू के बाद पी होगा या क्यू के बाद आर होगा, देख लेते हैं। तो द रिफॉर्मर मस्ट नो, ठीक है, लाइफ नोट मेयर राइटिंग, देखिएगा। और एक बार और देखते हैं, क्यू के बाद पी। द रिफॉर्मर मस्ट नो दैट, क्लियर है ना, जानना चाहिए कि व्हाट मूव्स पीपुल इज़ द ऑथेंटिक लाइफ नॉट मेयर राइटिंग, क्लियर है ना। तो इस हिसाब से आपका सी नंबर आंसर हो गया बाबू। अब देखिएगा आपके पास वॉइस आया था, वॉइस आया था बाबू, देखिएगा आपके सामने वॉइस आया है, वॉइस आया है। वो कहता है अभिषेक न्यू डैट हिज वन लाइफ वाज अनजस्ट, हिज वन ऑन लाइफ वाज अनजस्ट, ठीक है। अब पैसिव कर रहे हैं, ये किसके द्वारा गया है, इट वाज नोन टू, इट वाज नोन टू, इट वाज नोन टू, ठीक है ना। अब यही इसी से बनाए हैं, इट वाज लगाना पड़ा क्योंकि न्यू लिखा हुआ था, और नो है जो अपने साथ टू लेता है ना। तो देखिएगा इसी साथ आपका सी नंबर और डी नंबर तो ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि नोन के बाद ये वाई लगाए हैं, ये ख़त्म हो गया, यानी ए नंबर और बी नंबर पर हमारा खेला होता है। तो इट वाज नोन टू अभिषेक डैट हिज ऑन वाइफ आ लाइफ वाज अनजस्ट, इट वाज नोन टू अभिषेक डैट हिज ऑन लाइफ हैडविन, क्यों लगेगा भाई, हैडविन का कोई टर्म ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला कहता है सी हैज़ लर्नड द आंसर बाई हार्ट, ठीक है। तो द आंसर हैज़ बीन लर्नड बाई हर, बाई हार्ट, बाई हर, क्लियर है ना बाबू। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर सही हो गया। अगला देखिएगा ड्रेस वाज गिवन टू मी बाई माई हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा, माई हस्बैंड गेव मी दिस ड्रेस, क्लियर है, ये भी सही है आपका बाबू। 49 नंबर देखिएगा, 49 नंबर क्या कहता है, बाई होम दिस द इज़ द किड विंग फेड, तो विंग लगा यानी सेंटेंस है जो क्या है बाबू, कंटिन्यूअस का है, तो हु इज़ फीडिंग द किड, सही हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे देखिए बाबू 50 नंबर में जाते हैं। 50 नंबर, द ओल्ड मैन टच्ड एंड पैटेड द काउ, कहता है एक बूढ़े व्यक्ति ने गाय को छुआ और उसको क्या क्या सहलाया। तो द काउ वाज पेटेड एंड टच्ड बाय द ओल्ड मैन, क्लियर है ना, दोनों को हम लेके चल गए। इन नंबर आपका आंसर सही है। वेयर डू यू कीप द न्यूज़पेपर, आप अपने न्यूज़पेपर को कहाँ रखते हैं, तो वेयर आर द, डू की वजह से सेंटेंस प्रेजेंट में ना जी, या पेपर है जो प्लूरल में है, तो ऐसे कंडीशन में आर लगाना पड़ा है, तो वेयर आर द न्यूज़पेपर्स कीप्ट बाई यू हो जाएगा, क्लियर है ना। ये नंबर आपका आंसर हो गया। अगला लेट अस हेल्प हर, तो लेट हर बी हेल्प्ड बाई अस, लेट वाला सेंस तो आपको पता होगा। अगला कहता है बिगिन माई डे विथ कप ऑफ की, है ना, तो माई डे इज बिगिन, माई डे जो ऑब्जेक्ट के तौर पर हुआ, तो माई डे इज बिगैन विथ V3, तो बिगैन विथ कप ऑफ कॉफ़ी, क्लियर है ना। 54 नंबर देखिएगा, डिड द साउंड डिस्टर्ब हर, तो डिड लगा हुआ तो बाद लगेगा ना बाबू, तो बाद सी डिस्टर्ब बाय द साउंड, मैंने साउंड के द्वारा आवाज़ से वो क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। अगला कहता है ही विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली, उसे अपना काम ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्लियर है बाबू। तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हमारे सामने आता है, तो क्या हो जाना चाहिए, द वर्क विल हैव टू बी होना चाहिए डन, टू बी डन होता है ना, V3 की कंडीशन में हुआ, टू बी डन सिंसियरली बाई हिम, क्लियर है। आगे देखिएगा 56 नंबर से 65 नंबर है जो सेंटेंस का ये नरेशन का है, जैसे ही सेड, उसने कहा सिस्टर बहन प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, तो टुडे है तो डैट नेवरले हो जाएगा जी, रिक्वेस्ट कर रहा ना अपनी सिस्टर से, तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू कुक हिम समथिंग नाइस डैट डे, सही है बाबू, ये नंबर होना चाहिए। अगला रोहन सेड आई शैल बी 25 टुमारो, है ना, तो रोहन सेड डैट, टुमारो का फॉलोइंग डे में हम लोग चेंज कर लिए, रोहन सेड डैट ही वुड बी 25 द फॉलोइंग डे, ये भी सही आपका, क्लियर है ना। 58 नंबर देखिएगा, आकांक्षा टोल्ड ईसा, आकांक्षा ने ईसा से कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग, कितना सुंदर ड्रेस तुमने पहना है, तो इतना ये एक्सक्लामेशन को दर्शा रहा है, आश्चर्यचकित हो गई,
तो क्या हो गया बाबू, आकांक्षा एक्सक्लेम दैट ईसा वाज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो 54 नंबर का है, सॉरी 59 नंबर का है। वो कहता है ही आस्क्ड इज द चेयरमैन, मैंने सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है बाबू, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो आप तो समझ सकते हैं कि इफ़ या वेदर का आपको यूज करना ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ही आस्क्ड इफ द चेयरमैन वाज कमिंग टू द मीटिंग, है ना। अगला देखिए, अंकित सेड डैट नितिन लव्ड क्रिकेट, अंकित ने कहा, अब ये उल्टा हो गया है, ये पहले से इनडायरेक्ट डायरेक्ट चेंजिंग किया हुआ, नरेशन के साथ चेंजिंग किया हुआ है। ऐसे में देखिए आपको क्या करना होगा, तो क्या करना होगा वो देखिए चेंज करके, तो क्या हो जाएगा, अंकित सेड नितिन लव्स क्रिकेट, है ना। आगे बढ़ते हैं, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश देयर टीचर गुड मॉर्निंग, है ना बाबू। याद करिएगा, जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो हम लोग क्या वेड वाला करते थे, तो गुड मॉर्निंग टीचर सेड द स्टूडेंट टू देयर टीचर। क्लियर है ना। अगला देखिएगा 62 नंबर है बाबू। सुमन सेड टू पूनम रूम वेयर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, है ना, आप किससे फ़ोन पर बात कर रही थी। तो सुमन ने पूछा किससे बाबू, पूनम से। सुमन आस्क्ड पूनम होम सी हैड बीन, है ना, स्पीकिंग टू ओवर फोन, क्या बाबू, स्पीकिंग टू ओवर फोन, है ना। तो ये नंबर आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। अगला देखिएगा बाबू 63 नंबर है। आशीष रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पास द सॉल्ट, आशीष सेड हर सिस्टर प्लीज पास द सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड टर्म आया था इसलिए ये क्या हो गया, प्लीज का यूज किया गया है। अगला बढ़ते हैं, अगला कहता है 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सूरज सेड आई एम गोइंग टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड टुमारो, तो फॉलोइंग डे में चेंज कर दें इसको या नेक्स्ट डे में चेंजिंग कर सकते थे, है ना। टुमारो तो होगा नहीं, यानी बी और सी तो पहले ही खत्म हो गया है। सूरज सेड डैट ही वाज गोइंग टू विजिट हिज ओल्ड फ्रेंड द नेक्स्ट डे, यानी ए तो ए नंबर हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं, डी नंबर को भी। सूरज सेड डैट ही माइट, माइट तो होगा नहीं, तो इस हिसाब से आपका ए नंबर आंसर सही है। 65 नंबर देखिएगा। द गर्ल सेड वी वेयर वॉकिंग 8 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइट, है ना। द गर्ल सेड वी वेयर वॉकिंग 8 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप, लड़की ने कहा हम लोग 8 किलोमीटर प्रतिदिन कैंप पहुंचने के लिए चलते थे। तो हम यहाँ पर 65 नंबर में देखिएगा, तो द गर्ल सेड डैट, है ना, लड़कियां ढेर सारी हैं ना, तो दे हैड बीन वॉकिंग 8 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइट, ये आपका सही आंसर है, यानी बी नंबर आपका आंसर सही है। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा हमारे सामने आता है पैसेज। क्या आता है बाबू, पैसेज। कहता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द रियलिटी हिट मी द नेक्स्ट मॉर्निंग, वास्तविकता का पता अगले सुबह हमें पता चला। आई स्लेट पास द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, मैं चिड़ियों के चरचराहट के आगे ही सामने ही बैठा था। बट वाज वोकन ऑफ बाई लॉर्ड वॉइसेज क्रॉसिंग माई विंडो एवरी नाउ एंड देन, और मेरी नींद कब टूट गई जब मेरे सामने से कई लोग आवाजाही कर रहे थे, खिड़की के सामने से लोग आवाजाही कर रहे थे, आवाज़ें आ रही थी उनकी। वेन आई वेंट टू द किचन, जब मैं किचन की तरफ बैठा, टू मेक माई सेल्फ समथिंग, कुछ अपने लिए चाय बनाने के लिए। अ कपल ऑफ टूरिस्ट वेयर पीपिंग इन थ्रू द क्लास डोर, कुछ जो विदेशी लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आए थे, है ना, उसी में से एक कपल था, वो हमारे शीशे से अंदर की ओर झांक रहा था। डे ट्रिपर्स, वास्तव में ये दिन के घूमने वाले थे, घुमक्कड़ लोग थे, है ना बाबू, क्या थे, घुमक्कड़ लोग थे, वास्तव में ये लोग घुमक्कड़ लोग थे। कहता है द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ दिस विलेज विथ ओनली 305 रेसिडेंट वाज ड्रोन्ड बाय द coolness of visitor who only seemed to care about their photos and getting drunk, almost running over the locals in their rental cars, never realizing that they were intruding into someone's sleeping neighborhood and life। कहता है ये जो बाहरी लोग आते थे ना गांव में, वो कार पर रेंट पर कार ले लेते थे, दिन भर घूमते रहते थे, और वहाँ के गांव के जो जहाँ की आबादी मात्र 305 लोगों की थी, ये लोग के जीवन को क्या कर अस्त व्यस्त कर दिए थे। उनको इनसे लेना देना नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर दारू पीते थे, हल्ला गुल्ला करके वहाँ के निजी रहने वाले लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे थे। कहता माई होस्ट एश्योर्ड मी डैट द नंबर ऑफ डे ट्रिपर्स नाउ वाज नॉट नियरली एज बैड एज इन द पीक समर सीजन। कहता है
गर्मी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा रहता था और अभी उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन होस्ट ने कहा कि लगभग उतना ही है। एंड जोक्ड अबाउट हाउ द विलेज स्टूडेंट, और उन्होंने मजाक में हम लोग से पूछना भी था कि कैसे वहाँ के लोग हैं। कहता देयर होम्स एंड देयर किचन्स मस्ट बी क्यूरियस एंड फेमिलियर साइट ऑफ टूरिस्ट। कहता है गरीब जनता थी ना जी यहाँ की, तो गरीब जनता थी तो गरीब जनता लोगों के जीवन को ही वो लोग घूमने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता था, देखने में अच्छा लगता था कि किस तरह से ये लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना बाबू। तो इनका किचन का फ़ोटो खींचते थे, उनका अनफेमिलियर साइड मैंने जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए उन सब चीज़ों का ही फ़ोटो खींचते थे, अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं इफ़ यू आर ऑन द सेम एज, यदि आप उसी जगह पर होते, यू आर प्रोबेबली थिंकिंग दैट एन ईजी सोल्यूशन इज दैट ट्रैवल ब्लॉगर्स लाइक मी शुड नेवर राइट अबाउट देयर ऑफ इट फाइंड। कहता है यदि मैं उस जगह पर होता या आप जब उस जगह पर होते तो एक ही बात सामने होती कि इस सब चीज़ों जो उनके जीवन की बाहर की चीज़ें हैं उनको हम लोग कभी ना लिखते ना दिखाते। बट एज माई सोशल मीडिया फॉलोअर ऑफन रिमाइंड मी, लेकिन मेरे जो सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे हमेशा याद दिलाया करते थे कि इज़ नॉट इट पार्ट ऑफ माई जॉब टू डिस्क्लोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माई स्टोर्स एंड फोटोज़ सो अदर्स कैन चूज टू एक्सपीरियंस माई फाइंड्स ओवर टूरिस्ट ट्रैप। मतलब सभी लोग की चाहत होती थी कि जो हमने घूमा उतना देर के लिए टूरिस्ट के तौर पर, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लिखें। मेरे जो चाहने वाले लोग थे वो लोग भी जानना चाहते थे। आई हैव डेल्ट ऑन दिस डायलेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इस दुविधा पर बहुत समय के लिए विचार विमर्श किया। बट वॉकिंग ऑन दोज कोवलेसेट स्ट्रीट, है ना, मैं जब उन रास्तों पर गुजर रहा था, ठीक है ना, मैंने उस तरह भीड़ भरे इलाके जो होते थे उनमें गुजर रहा था, गलियों से गुजर रहा था। इन स्ट्रिया मैंने जगह है मोस्टली एट सनराइज एंड एट लेट एट नाइट, मैंने समय की चर्चा हुई है जो दिन का सुबह होता है या शाम का समय होता है, जिसको गधवेला भी आप कहते हैं, है ना, डस्ट जिसको कहते थे आप। इट अकर टू मी डैट नो परहेप्स डैट इज़ नॉट द रोल ऑफ ए ट्रेवल ब्लॉगर इज सपोर्टेड टू प्ले। कहता है the way I see it now, the way I see it now, my work as a travel blogger should inspire my readers to think of travel differently, to consider their travel choices। मतलब जो मेरे चाहने वाले थे उनके विचारों में परिवर्तन आया था, वो भी अब सोच रहे थे कुछ अलग तरीके से। जैसे कहता द वे आई सी इट नाउ, जिस तरह से मैं इन सब चीज़ों को अब देखता था। माई वर्क एज ए ट्रेवल ब्लॉगर, मेरा काम क्या था, एक ट्रेवल ब्लॉगर के तौर पर था, और इंस्पायर करना था अपने लोगों को, अपने पढ़ने वाले लोगों को कि इस चीज़ों को अलग तरीके से देखें। टू कंसिडर देयर ट्रेवल चॉइसेज, अपने ट्रेवल के जो तरीके हैं उस पर फिर से उनको विचार करने की ज़रूरत थी। टू सीक लोकल इनकाउंटर्स, है ना, फिर ये भी जो आमने सामने लोग लोकल स्तर पर मिलते हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत थी। कहता है टू कार्व आउट देयर ऑन जर्नी इट, ठीक है, और अपनी बातों को ही वो चाहते तो लिख सकते थे, उघेर सकते थे। इट इज़ द रीजन, यही एक कारण है, आई नेवर हैव एंड नेवर विल गिव यू अ 3-day इटनरी टू डू अ डेस्टिनेशन। कहता है इसीलिए मैंने इस तरह की बातों को कभी नहीं किया। जो भी बातें मैंने यात्रा वृत्तांतों को भी लिखा वो अपने मंजिलों तक पहुंचने के लिए मात्र 3 दिन की ही यात्रा को हमने प्रदर्शित किया। डैट्स नाउ हाउ आई एस्पायर फॉर माई रीडर्स टू एक्सपीरियंस समवेयर आई हैव बीन एंड लव। इसलिए मेरे जो चाहने वाले लोग थे, पढ़ने वाले लोग थे, उनको भी मैं इंस्पायर करता था कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बातें करना है। देखिएगा बाबू, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑथर वांट्स टू इम्प्लाई वाई आई स्लेप्ट पास द चर्पिंग बर्ड्स। ही सी स्लेप्ट पास द अर्ली मॉर्निंग टाइम व्हेन बर्ड्स चर्प, है ना, वो क्या जागना चाहता था, किससे जी, चिड़ियों की चहचहाट से। लेकिन वहाँ क्या होता था, लोग आ जाते थे, है ना, यानी सी नंबर आपका आंसर सही है। 67 को देखिएगा, व्हाट हैम्पर्ड द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ द विलेज मेंशन्ड इन द पैसेज। क्या होता था बाबू, तो कह रहा सवाल कि इसलिए व्हाट हैम्पर्ड द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ द विलेज, मैंने उस गांव की जो सुंदरता थी उसको कौन सा चीज़ जो था इस पैसेज के हिसाब से बर्बाद कर रहा था। तो क्या था, जो दिन में घूमने वाले लोग होते थे उनकी इंसेंसिटिविटी ही तो होती थी ना, वो लोग किसी चीज़ को मैंने दया भाव से नहीं देखते थे, उन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते थे। याद है किचन वाला, किचन में बर्बाद है, उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई बातों को वो लोग दर्शाते थे, गरीबी को दर्शाते थे, यानी वे लोग इंसेंसिटिव थे। यानी 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है बाबू। पहला कहता है व्हाट इज़ द डायलेमा दैट ऑथर हैज़ ड्वेल्ट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
क्या वो दुविधा थी जिस पर ऑथर जो थे बहुत दिन के लिए विचार कर रहे थे? वहाँ क्या था? व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रैवल ब्लॉगर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, है ना, और इस तरह से वो ये सोच रहे थे कि मेरा काम क्या है, वास्तविकता क्या है, सही गलत को प्रदर्शित करना। इस तरह से थोड़े कि किसी की ज़िंदगी को आप उसके गलत पक्ष को, कमज़ोर पक्ष को प्रदर्शित करना, इससे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर आपका आंसर, बी नंबर आपका आंसर सही है। क्लियर है ना। 59 नंबर को देखते हैं बाबू। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? पहला नंबर को देखिएगा बाबू। ऑथर नेवर हैज़ एंड नेवर विल गिव ऑन इटरनली इन हर ब्लॉग्स। उसने अपनी अभियात्रा वृत्तांत को कभी भी अपने ब्लॉग में नहीं प्रदर्शित किया था। वही किया भी था जी, तो वही याद है ना, कम समय के लिए किया था। तो ये तो बात है जो सही है ना। अगला, इटीरिया इज़ फुल ऑफ कोलिस्टेटेड स्टोन स्ट्रीट, ये गलत है। वो टाइमिंग की चर्चा हुई थी। डेटी प्रसाद ऑफन इंक्लूडिंग की बात नहीं है, वो तो हमेशा यही काम करते थे। अगला, ट्रैवल ब्लॉगिंग ऑलवेज रेंज ऑफ विट प्लेसेज, नहीं, यहाँ विट प्लेसेज की बात नहीं हुई, ऑफ विट टाइम की बात हुई है, वर्क की बात हुई है। अगला, भी 14 फॉलोइंग इज वन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लेसनेस ऑफ द डे ट्रिपर्स, है ना, ऑफ द डे ट्रिपर्स। तो देखिएगा इस हिसाब से जाएगा, ल्यूरिंग लोकल पीपुल विथ देयर मनी। वो क्या करते थे, लोकल जो लोग होते थे उनको पैसा देते थे, है ना, उनका मजाक उड़ाते थे, खाते पीते थे, उन्हीं गलियों में एक कार लेते थे, है ना, और उन गलियों में रहकर वहाँ के लोगों के जीवन को बर्बाद करते थे, और फिर जो उनका एक्स्ट्रा जो होता था करिकुलम एक्टिविटी उन सबको भी बर्बाद करते थे। इस हिसाब से आपका सी नंबर आंसर सही है। अगला है हम लोग देखते हैं कि एक हमारे सामने सेट है, कल्चर इज डिफाइंड एज, है ना, कल्चर इज डिफाइंड एज पीपल्स वे ऑफ लाइफ। संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है एक व्यक्ति के जीने का तरीका। इट entails how they dress, how they speak, how the type of food they eat, the manner in which they worship and their art among many other things. कल्चर हमें ये बताता है कि वो लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा खाते हैं, किस ढंग से जीते हैं, किस तरह की पूजा करते हैं, माने और किस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। कहता है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की यदि बात की जाए तो देयरफॉर इज़ द इंडियाज वे ऑफ लाइफ। इसी तरह की जीवन ही है जो हमारे जीने का तरीका है, भारतीयों के जीने का तरीका है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी देयर इज अ इमेंस वेराइटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत में भी विविधताएं आपको संस्कृति में देखने को मिलेंगी। कहता है द इंडियन कल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स रिलीजन्स, कास्ट, रीजन्स फॉलो देयर ऑन ट्रेडिशन एंड कल्चर। भारतीय संस्कृति में आपको विविधताएं देखने को मिलेंगी। सभी लोगों का अपना धर्म है, संस्कृति है, अपने क्षेत्रीयताएँ, जातीयताएँ हैं, उनकी परंपराएं हैं, है ना। कहता है इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में यदि बात की जाए तो भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी वाली है। इंडिया हैड एन अर्बन सिविलाइजेशन इवन ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। जब कांस्य युग ही था उसी समय हमारे यहाँ शहरी सभ्यताएँ विकसित हो रही थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू 3300 BC to 1300 BC. Distinct cultures of different form and each other to coexist together in the single country. एक ही देश में आपको हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में करते हैं, इन सब की संस्कृतियाँ आपको विकसित होते हुए दिखती हैं। कहता दस इन इंडिया, इस प्रकार से भारत में देयर इज यूनिटी अमिस्ट वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधताओं में भी एकता है। कहता द वे पीपल लिव इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स कल्चर। कहता है इस तरह की जो बातें हैं आपको यहाँ के लोगों के संस्कृति में प्रदर्शित होगी, दिखती होगी। खत्म हो गया वर्षा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स, कास्ट एंड रिलीजन लिव टुगेदर। भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विविधताओं में रहने वाले लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को ऑपरेट विथ ईच अदर। सभी धर्म के लोग, अलग अलग रहने वाले लोग एक दूसरे की इसमें सहायता करते हैं टू लिव सिंगल सोसाइटी, ताकि एक समाज का निर्माण हो सके, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑल्सो बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। कहता है हमारे
इस तरह के संस्कृति में जो है, क्या बोल रहे हैं, to live a single society unity in diversity has also become the strength of India। कहता है इस तरह से ये विविधताएं हमारे देश की शक्ति बनती हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता वाई देयर इज़ अ यूनिटी अमिस्ट कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कल्चर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कोएग्जिस्ट टुगेदर इन अ सिंगल कंट्री। के अलग अलग धर्म के लोग एक ही साथ एक ही देश में रहते हैं। डी नंबर आपका ऑप्शन हुआ। अगला नंबर देखिएगा 72 नंबर बाबू। 72 नंबर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका डायरेक्ट आप आ सकते हैं ऑप्शन पर। ये क्या कहता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आल्सो बिकम स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। हमारी एकता ही तो हमारी विविधताओं में भी हमारे को मजबूत रखता है, भारत को मजबूत रखता है बाबू, भारत की ताकत है। अगला कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज, कहता है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। कल्चरल इंटेल्स, हमारी संस्कृति क्या कहती है, ये बताती है कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह का खान पान है, किस तरह के धर्म क्रियाकलाप करते हैं, यानी बी नंबर का ऑप्शन हो गया बाबू। अगला व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप कहते हैं, बी नंबर आपका हो गया बाबू। अगला व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इमेंस वेराइटी इन इंडियन कल्चर, कहता है इसका कारण क्या है बाबू। तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, हमारे इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। आगे देखिएगा बाबू, हमारे एक पैसेज की चर्चा हुई है ना। 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। वहाँ पर देखिएगा, ज्योग्राफी फॉर्म ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस, कहता है सोशल साइंस का ज्योग्राफी एक हिस्सा का निर्माण करता है ना, हिस्सा का निर्माण करता है। एंड इज वन ऑफ द फील्ड दैट इज नाउ हेडिंग टुवर्ड अ साइंटिफिक फॉर, कहता है इस फील्ड, इन्हीं फील्ड में से वो यह एक है जो साइंटिफिक फॉर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक तौर तरीके की तरफ बढ़ता जा रहा है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। एंड इज ऑल्सो द फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, और विकास, है ना, जो है उसका मौलिक आधार भी है। ज्योग्राफी हैज पास थ्रू मेनी स्टेजेज, हमारा भूगोल बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा है। एंड इट वाज ओनली इन 1905, और यह तभी 1905 ईस्वी की बात है कि ज्योग्राफी वाज एकॉर्डेड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, करिकुलम है ना, उसमें क्या हुआ, इसको शामिल कर लिया गया। प्रोफेसर A.Z. हर्बर्टन कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन दिस डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के विकास में प्रोफेसर A.Z. हर्बर्टन ने अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाउ अ डे ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, आज के समय में ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू, पृथ्वी का विवरण। कहता सिंस अर्थ इज फुल ऑफ वेरियस थिंग्स विच कुड नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, कहता है चूँकि जो हमारी धरती है बहुत सारी चीज़ों से भरी पड़ी है, जिसे सिर्फ एक ही चीज़ में अलग तरीके से पढ़ना संभव नहीं है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब सर्टेन प्रिंसिपल हैव बीन फॉर्मुलेटेड, मैंने कुछ खास फार्मूले के आधार पर इसको डिस्क्राइब नहीं किया सकता है। दिस डेज इन दिनों एन अटेम्प्ट इज मेड टू स्टडी अर्थ एज द होम ऑफ मैन, आज के समय में पृथ्वी को मानव का घर के तौर पर दिखाया जा रहा है। कीपिंग दिस इन व्यू, कहता इसी बात को ध्यान में रखकर प्रोफेसर E.A. मैकनी हैज़ डिफाइंड ज्योग्राफी, उन्होंने ज्योग्राफी को डिफ़ाइन किया मैकनी साहब ने। सो टू गिव मोर एक्सप्लिकेट डिफिनेशन, उन्होंने और बेहतर तरीके से इसका डिफिनेशन दिया कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन, और इन अदर वर्ड ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ मैन। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का विवरण, जिसे हम लोग मानव का घर कहते हैं, है ना, यानी मानव के वातावरण का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। फिजिकल सोशल पार्टिकुलरली इन इट्स रिलेशन टू ह्यूमन एक्टिविटी, मैंने मानवीय गतिविधियों को फिजिकली सोशली या पर्टिकुलरली तरीके से जो रिलेशनशिप होता है उसी का विवरण इसमें पढ़ा जाता है। प्रोफेसर J. फेयरग्रीव जो हैं, उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा सिटीजन टू इमेजिन एक्यूरेटली द कंडीशंस ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड स्टेज एंड सो टू हेल्प देम टू थिंक सेफली अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड अराउंड, कहता है प्रोफेसर J.
फिर ग्रीव डिफाइन करते हुए कहते हैं कि नागरिकों को इमेजिन करना चाहिए एक्यूरेटली कि द कंडीशन ऑफ ग्रेट वर्ल्ड स्टेज, हमारे ग्रेट वर्ल्ड का जो इतने बड़े संसार का जो स्टेज है उसके बारे में विचार करना चाहिए। एंड सो टू हेल्प देम, और फिर उनका हेल्प भी करना चाहिए, टू थिंक, और ध्यानपूर्वक या विचार करना चाहिए सावधानीपूर्वक अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड अराउंड। मैंने ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आपको सिर्फ मानव का घर के बारे में नहीं जानना है, ये भी जानना है कि मानव जहाँ पर रहती है, मानव जाति जहाँ पर बसती है, वहाँ का पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम क्या है, तभी हमारा ज्योग्राफी का भी अध्ययन सही तरीके का हो पाएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ज्योग्राफी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो ज्योग्राफी इज़ द हेडिंग टुवर्ड साइंटिफिक फॉर्म, सही है। अगला कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था बाबू, तो हर्वर्स्टन का था, उन्होंने ही करिकुलम में ऐड करवा लिया। अगला कहता वेन व ज्योग्राफी अवार्डेड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम, तो 1905 में घटना घटी थी ना, अब इसको पढ़े भी। अगला कंप्लीट द सेंटेंस ज्योग्राफी इज़ द फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ मैन, है ना, मानव जाति के घर के बारे में तो अध्ययन की बात हुई थी ना, इन्वायरमेंट ऑफ मैन फिजिकल सोशल एंड पर्टिकुलरली इन द रिलेशन टू ह्यूमन एक्टिविटी। अगला अकॉर्डिंग टू पैसे व्हाट इज़ नॉट ट्रू, इसमें सही क्या है जी, सोशल साइंस इज हेडिंग टुवर्ड अ साइंटिफिक फॉर्म, सोशल साइंस नहीं ज्योग्राफी ना हेड कर रहा था। तो इस हिसाब से आपका ये सही हो गया बाबू। अब हम लोग आगे देखते हैं राइस एंड वीट, एक और क्वेश्चन छूट गया बाबू, वो क्या कहता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिवर्तन का नियम, सही बात है। अगला राइस एंड वीट, देखिएगा राइस एंड वीट डैश मच कार्बोहाइड्रेट, है ना, राइस एंड वीट हो गया, देखिएगा ये दोनों मिलकर प्लुरल हो गया तो वी बन लेगा। तो राइस और वीट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जमा रहता है तो कंटेन हो जाएगा बाबू। विच इज़ क्वाइट, जो कि बहुत ज़रूरी है किसके लिए बाबू, एनर्जी के लिए, है ना, तो इसेंशियल, बहुत ज़रूरी के लिए इसेंशियल, इम्परेटिव, नेसेसरी यूज करते हैं हम लोग। अगला कहता है बट मोर ऑफ राइस एंड वीट एंड, ठीक है ना, डैश ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट, यानी खाली भात आटा खाइएगा, है ना, गेहूँ खाइएगा, सब्जियों की मात्रा एकदम कम लीजिएगा तो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। कहता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स न्यूट्रिएंट, है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज नॉट बैलेंस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन, वेजिटेबल्स यानी जितनी सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, उसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फोलिक एसिड, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, etc। अलग कहता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स माने हरी पत्तेदार सब्जियां कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कैल्शियम एंड आयरन, माने हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं बाबू उसमें क्या होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। वी डैश टेक वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफी, है ना, हम लोग को लेना चाहिए प्रत्येक दिन कोई ना कोई पत्तेदार सब्जी लेनी चाहिए, माने साग उग लीजिए तो 20 सूट हो जाएगा बाबू, यानी आपका देख लीजिएगा 84 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 85 के पास आते हैं तो 85 के पास जाने पहले पढ़ लेते हैं स्पाइनिच, स्पाइनिच मैंने जानते हैं ना, पालक, है ना, पालक, स्पाइनिच इज क्वाइट गुड फॉर हेल्थ, इस क्रम में आप चाहें तो पालक खा सकते हैं। कहता है द सीरियल्स, अनाज जो होते हैं सच एज बीन ग्राम, मैंने चना, बीन, ब्लैक ग्राम, काला चना, हॉर्स ग्राम, मीज, मिलेट, रागा, रेड ग्राम, ये सभी जो अनाज हैं इन सभी को जो कहता है ना कि कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मच प्रोटीन, माने इन सभी में प्रोटीन होता है, क्या बाबू, है ना, रागी में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, कंटेन मच प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर आवर, हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ग्रोथ के लिए ना, हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या अलग कहता है आयरन एंड कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू हेल्दी बोन्स, कहता है आयरन और कैल्शियम से हमारा जो बोन होता है बहुत हेल्दी होता है, क्या होता है बाबू, हेल्दी होता है। कहता है एसोफोटिडा डैश गेट्स गैस फ्रॉम द स्टोमिक, देखिएगा एसोफोटिडा जो है 87 की बात कर रहा है। एसोफोटिडा एक इसी तरह का अनाज है जो हम लोग को आराम देता है, किससे, पेट में बन रहे गैस से। अगला देखिएगा कैबेज को देख लीजिए, कैरेट को देख लीजिए, क्लस्टर बीन्स कंटेन्स फाइबरस, मतलब इन सभी में फाइबर पाए जाते हैं, विच गिव्स अस पर्सन
गिव्स अ पर्सन, जो एक व्यक्ति को क्या देता है बाबू, आराम देता है, फ्रॉम मैंने कॉन्स्टिपेशन मतलब वही पेट की जटिलताएं जितनी भी होती हैं उनसे, है ना, पेट की गड़बड़ियों को दूर करने में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस तरह के सब्जियां हैं ना उसमें रुक्षांश पाया जाता है, रफेज पाया जाता है, और ये पचाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बाबू? पचाने का काम करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुकुम्बर, कुकुम्बर के बारे में आप जानते हैं। कुकुम्बर, हॉर्स रेडिश, लेडी फिंगर, पोटैटो, टमाटो, स्नेक गार्ड, etc should dash a place in our food items only often, है ना। 89 नंबर देखिएगा, कहता है हमारे खाने में इन सब चीज़ों की उपस्थिति ज़रूरी है। फाइंड ए प्लेस माने इन सभी की भी आप जगह बनाई जानी चाहिए। डैश फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स लिखा है प्लूरल में, तो ऑल फ्रूट्स कर लेते हैं। तो ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर, है ना। तो आगे जानने की ज़रूरत नहीं, ये हम लोग को न्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया था, है ना। अब अगला देखिएगा, पैसेज 2 है। पैसेज 2 कहता है, पैसेज 2 कहता है बाबू मानव जाति को लेकर ये बातें करता है। किसको लेकर बातें करता है बाबू? मानव जाति को लेकर बातें करता है। कहता है मैन इज ए डैश एनिमल, मैन एज ए सामाजिक जानवर है ना जी, तो सोशल होगा ना। ये कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेले नहीं रह सकता है। मेन ऑफ डैश डिस्पोजिशंस आर नेचुरली अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, एक ही तरह के विचार रखने वाले लोग हमेशा एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। अट्रैक्टेड हो जाएगा ना बाबू, है ना, तो सिमिलर हो जाएगा ना, मैन ऑफ सिमिलर डिस्पोजिशन। कहता है इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ इंटीमेसी ग्रोज बिटवीन देम, उनमें आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है। दी बिगिन टू डैश ईच अदर, माने एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। ट्रस्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? दोस्ती कहते हैं। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ डैश ट्रस्ट, हमारा जो दोस्ती होता है वो वास्तव में क्या होता है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट होता है, जिसमें एक दूसरे से हम लोग विश्वास जताते हैं, एक दूसरे की सहायता करते, सपोर्ट करते हैं, है ना, और दो लोग एक दूसरे से स्नेह जताते हैं। अफेक्शन बिटवीन टू पीपल। कहता है फ्रेंड कैन बी कंपेनियन, वर्कमेट, क्लासमेट और एनी पर्सन विथ होम आवर डैश ऑफ अफेक्शन और अटैच्ड। एक फ्रेंड जो होता है वो हमारा दोस्त होता है, एक साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है, एक साथ पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जिससे हमारे जुड़ाव होते हैं, हमारे एहसास जोड़ते हैं। फीलिंग ऑफ अफेक्शन जिसको हमने कहा 95 में हो जाएगा क्या बाबू? फीलिंग हो जाएगा। देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, ट्रस्ट एंड सपोर्ट्स अमंग फ्रेंड्स, ठीक है ना। सभी दोस्तों के बीच आपस में इमोशंस का एक्सचेंज होता है, विश्वास होता है, और उन सब में एक दोस्ती होती है। फ्रेंडशिप जनरली दोस्ती जो है सामान्यतः डैश बिटवीन मन उन लोगों के बीच पनपती है, पीपुल ऑफ सेम एज एंड डिस्पोजिशन, एक ही तरह के विचार रखने वाले लोग, या फिर जो समान उम्र के होते हैं उनके बीच दोस्ती का भाव उत्पन्न होता है ना, यानी ग्रोज हो जाएगा। दे हैव सिमिलर पैसन, उनका विचार एक तरह का होता है, उनका काम करने का तरीका एक तरह का होता है। इमोशंस एंड सेंटिमेंट, उनके विचार एक तरह के होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स एक तरह के होते हैं, भावनाएं एक तरह की होती है। वेन अ स्टूडेंट, जब एक विद्यार्थी डैश अनदर स्टूडेंट, जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से मिलता है, मीट्स हो जाएगा बाबू, है ना, मीट्स अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, ही फाइंड्स, मैंने कि अपने दोस्त से मिलता है, ही फाइंड दैट दे बोथ हैव द सेम, वही सोचता है, वही देखता है कि उनके सभी सेम डैश एंड ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ, उनका नज़रिया और जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जीने का तरीका है, सभी एक ही तरह के हैं, है ना। कहता दिस शेयर्ड विजन होना चाहिए ना, टुवार्ड द सेम गोल हेल्प देम टू कम क्लोजर एंड हेल्प ईच अदर। कहता है उनका एक ही तरह के जो नज़रिया एक दूसरे से वो बांटते हैं, बताते हैं, उन सभी को एक दूसरे के नज़दीक लाता है। दिस इज़ वाई जनरली, है ना, दिस इज़ वाई जनरली, देखिएगा बाबू, दिस इज़ वाई जनरली, कहता है दिस इज़ वाई जनरली पीपल ऑफ द सेम एज टर्न इनटू फ्रेंड्स, इसी वजह से सेम एज के जो लड़के होते हैं वो आपस में दोस्त में बदल जाते हैं। इवन इन ऑफिसेज वेरियस पीपल वर्क टुगेदर एज ए टीम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एक तरह का एक साथ काम करने वाले लोग भी दोस्ताना माहौल दिखाना शुरू करते हैं। द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट विल इन टर्न,
कहता है इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स होते हैं उनकी उपलब्धियाँ बदलती हैं, किसमें बदलती हैं बाबू, हैं इम्प्रूव करती हैं देयर चांस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस। यानी एक साथ काम करने से उनका व्यक्तिगत भी सक्सेस जो होता है उसका क्या होता है, सुधार होता है, उसमें सफलताएं मिलती हैं। इन सम केसेज वी मेक आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ एट आवर वर्क प्लेस। समानतः हम लोग काम करते हैं वहीं पर हमें अच्छे दोस्तों की प्राप्ति होती है ना बाबू। देखिए इस तरह से हमने आप सभी का इस सेट का निराकरण कर दिया बाबू। आप लोग अब ध्यान देंगे कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है बाबू। आपको ध्यान लगा के इस तरह के सेट को अपने भी फिर बनाने का कोशिश करें, एक बार और बनाएं, है ना। कल एक फिर से नया सेट आपको भेजा जाएगा और आप उसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे, है ना। पढ़िए बाबू। कोविड-19 बहाना बन गया आपको आलसी बनाने का, है ना। आलसी नहीं बनना है। गो अहेड एंड कीप अप योर स्टडी, है ना, क्योंकि हमारा नज़दीकी एग्जामिनेशन आ ही गया। एसएससी ने अपने सारे डेट्स खोल दिए। आपको आप नज़दीकी में ही एग्जामिनेशन देना होगा। लगभग 2 महीने का टाइमिंग मिला है। इस दौरान में हम अच्छे खासे इंग्लिश की तैयारी कर लेंगे। जो विद्यार्थी मेरे स्टेनोग्राफर वाले हैं उनके लिए तो और बेहतर हो गया है बाबू। आप लोग और अच्छे तरीके से इस पर मेहनत करिए। इंग्लिश से ही आपकी रिजल्ट होगी। उधर सीपीओ वाले जो विद्यार्थी हमारे हैं, है ना, वो भी पूरा ध्यान देंगे बाबू। इंग्लिश से ही आपका रिजल्ट होना है। और जो सीजीएल दे चुके हैं 135 तक जिनका मार्क्स आता है पीटी में, है ना, वो चुपचाप मेंस की तैयारी में लग जाएं। वहाँ पर इंग्लिश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, है ना। तो इसलिए आप लोग सभी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ठीक है बाबू, कल मिलते हैं, ठीक है ना।